हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th का पोल का चैप्टर 2 सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, और ये सपोर्ट मटेरियल द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है बेटा। ठीक है, जिन बच्चों के पास सपोर्ट मटेरियल है वो अपना सपोर्ट मटेरियल भी साथ में रख लें ताकि आसानी हो उन्हें देखने में, समझने में या अंडरलाइन करने में। ठीक है, और साथ के साथ हम इसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे भी। अगर आपका कोई डाउट है या कुछ भी अगर आपको पूछना है चैप्टर रिलेटिव या कोई सा भी क्वेश्चन है, आपका डाउट है, तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, या फिर अगर आपके क्वेश्चंस होंगे या उसको हम एज ए वीडियो में करके आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि उन्हें आसानी से सारी हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। हो सकता है ये चैप्टर 2 पार्ट्स में भी हो जाए क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एक पार्ट में कवर कर लिया जाए। तो जैसा कि दिया गया है सत्ता के नए केंद्र। सत्ता के नए केंद्र अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें दो क्षेत्र बटे हुए थे। ठीक है, एक यूएसए हो गया था, एक यूएसएसआर। यूएसएसआर जब खत्म हो गया 15 देश उसमें से बने और फिर क्या बना, सिर्फ एक ही, दो ध्रुव के वजह से दो मतलब बड़े बड़े देश थे जिनमें से खत्म होकर सिर्फ एक ही देश बच गया। ठीक है ना, जो आखिरी में जो बचा था वो तो क्या था, यूएसए। यूएसएसआर की जो मतलब उत्तराधिकारी जो बना, उसमें लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वीडियो में कि रूस को बना दिया गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि और भी देशों में कौन कौन से नए नए संगठन बने थे। जैसा कि संगठन यूरोपीय संघ, यहाँ पे यूरोपीय संघ दिया है, आसियान दिया है, सार्क दिया है, ब्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ तक कि आपके लिए ये यूपीएससी के लिए भी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट्स एग्जाम्स वगैरह देते हैं बच्चे, उनके लिए भी है। वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। मोस्टली आपके 11th-12th की बुकें जो पोल्स की हैं, पोल की और हिस्ट्री वगैरह की होती हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इनके लिए, यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कवर कर सकते हैं। हर बार कहीं ना कहीं जैसे कोई ग्रुप हो गया, कोई मीटिंग हो गई, कोई बैठक हो गई, तो इनसे रिलेटिव आती रहती हैं। जैसे अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई थी तो उससे रिलेटिव भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये सब इन्हीं में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसमें है राष्ट्र के रूप में रूस है, चीन है, इजराइल है, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 पार्ट में यहाँ तक कवर कर ले और 2nd पार्ट में यहाँ तक, अगर हो सका तो कर लेंगे इसी में। ठीक है, तो पहली हमारी हेडिंग है इसमें सत्ता के नए केंद्र। संगठन हो गया, राष्ट्र हो गए, सत्ता के नए केंद्र में यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स और दक्षिण एशिया। ये एक ग्रुप हो गया, संगठन मतलब ग्रुप हो गया, एक लाइक एनजीओ टाइप का हो जाता है। ठीक है ना, जिसमें हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, बता सकते हैं, किसी चीज़ को हम मतलब कह सकते हैं कि हम तालमेल और देशों से, अब जैसे हमने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब इसमें इंडिया आ गया, नेपाल आ गया और पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, आसपास के देश सारे मिलके। अब इनके पास जो जो चीज़ें हैं वो अपना शेयर कर देते हैं, हमारे पास जो जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग कर लेते हैं मिलके, और इससे क्या होता है, सबका व्यापार अच्छा चलता है, सबकी मतलब तरक्की होने लगती है। बस इसीलिए संघ जो के संगठन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे संगठन हैं, 4 संगठन ये सामने हैं, इनके बारे में हम चलते हैं। और उसके बाद राष्ट्र कौन कौन से हैं, रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो सत्ता के नए केंद्र हेडिंग है का अर्थ है शीत युद्ध के पश्चात। अब जैसे वर्ल्ड वार होने के बाद जो उसके बाद कोल्ड वार चला था, शीत युद्ध जिसको कहा जाता है। शीत युद्ध का मतलब भी मैंने समझा दिए थे, जो बच्चे इसमें अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी समझा देते हैं कि शीत युद्ध मतलब जिसमें कि मार झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, बमबारी ना हो, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जिससे कि मतलब कह सकते हैं कि मतलब भारी भरकम नुकसान हो। ये एक जगह बैठक करके, जैसे लाइक पंचायत की तरह बैठ के बहसबाजी हो जाती है, किसी चीज़ को अपना मुद्दा रखते हैं, वो अपना मुद्दा सुलझाने के 10 लोगों के बीच में करते, तो ऐसे ही कोल्ड वार चल रहा था। जैसे हम अब एक तरह से किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। अब जो एक घर में अगर कह सकते हैं कि जैसे कि मम्मी पापा हैं आपके और उन्होंने आपने कुछ डिमांड की कि हमें मोबाइल चाहिए। ठीक है, अब वो नहीं ला के दे रहे, तो अब वो क्या करेंगे, उनका विरोध करना शुरू करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे। तो एक दूसरे के लिए क्या, नहीं हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए, एक दूसरे की चीज़ों को विरोध कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोल्ड वार में भी ये भी होता है कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, नहीं आपने ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसा करो वैसा करो। तो यही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, तो इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पश्चात विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना प्रारंभ किया।
जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया, एक ध्रुवीय सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलग अलग ग्रुप, अलग अलग प्लेटफॉर्म दे दिए, जिससे लोगों को लगा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिससे हम बेटर कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने इतने संगठन के ओर फोकस किया है। ठीक है। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। अब सत्ता के जो नए केंद्र बन गए, अब एक ही वर्चस्व था, मतलब अमेरिका का था, ठीक है, और जो नए केंद्र बने तो वो उसका विरोध करने के लिए खड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे यहाँ जबरदस्ती कोई चीज़, जैसे उसका ग्रुप चलता है नाटो। अब इंडिया क्या है, नाटो से बाहर है, अब वो लेकिन फिर भी इंडिया का फ्रेंड है, ठीक है, इंडिया के साथ उनका व्यापारिक संग चलता रहता है। और रशिया है, वो भी नाटो से बाहर है ना, लेकिन फिर भी उनसे लेन देन इंडिया से और सबसे चल रहा है, और देशों से भी चलता रहता है। तो लेकिन अब क्या कि उसमें अगर नाटो में जाने का मतलब उसका ही वर्चस्व हो जाएगा, तो उससे क्या है, मतलब उन्होंने कहा कि हम किसी गुट निरपेक्षता वाली बात है, ठीक है ना, हम किसी गुट निरपेक्ष में नहीं जाएंगे, निर्दलीय एक तरह से हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन सहयोग सबका करेंगे। तो इसलिए इन्होंने ऐसा करा, तो इनके पास ऑप्शन मिल गया कि हमारे पास अमेरिका के अलावा भी कोई अलग ऑप्शन है। अब बात आती है संगठन। अब इसमें यूरोपीय संघ, संगठन में पहले यूरोपीय संघ, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की, इसे मार्शल योजना के नाम से जाना गया। मतलब बहुत हद तक इन्होंने मार्शल योजना हो गई, मतलब पर्टिकुलर मतलब उसी को, किसी एक चीज़ को, जैसे कि अब यहाँ पे हो गया, कई देश कई लोग हो गए, ठीक है ना। अब इसमें से क्या कर रहा है, अमेरिका ने यूरोप को चुन लिया, ठीक है। अब यूरोप उस टाइम युद्ध में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार वगैरह में काफ़ी तहस नहस हो गया था इसका, तो बहुत पैसा लॉस हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ के तहत पूरा यूरोप को क्या किया, पैसा देना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की, ताकि ये डेवलप हो पाए जल्दी से जल्दी। तो इन्होंने इसी योजना को मार्शल लॉ के नाम से, मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हो गई। अब मार्शल लॉ के तहत ही जो क्या स्थापना हुई, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। वही चीज़ जो बताया गया कि जिसके संगठन बनाया गया, जिससे कि यूरोप के लोगों को, पश्चिमी यूरोप के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका ने मदद की। 1957 में 6 देशों, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोप आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया था। अब ये 6 देश मिलकर इन्होंने कौन सा कहा, यूरोप आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कर लिया था। जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय में राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, गठन क्या होगा, आर्थिक समुदाय की जगह राजनीतिक स्वरूप लेना। अब कहते हैं ना, इंसान को जब पहले खाने के लिए दिक्कत होती है, जब खाने लगता है, पेट भरने लगता है, तो फिर दिमाग चलने लगता है, फिर दिमाग चलने लगता है तो फिर क्या करता है, पॉलिटिक्स करने लगता है, एक दूसरे के पिन मारने लगेगा और सारी चीज़ें शुरू हो जाती है इंसान के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ कि पहले तो इन्हें रोना पड़ा था कि खाने में समस्या हो रही थी, लेकिन आर्थिक अब धीरे धीरे मजबूती होने लगे, तो ये फिर राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। अब यूरोपीय संघ बन गया, ठीक। अब इसका maastricht संधि के द्वारा इसका गठन हो गया। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 27 है। जो maastricht संधि यूरोपीय संघ है, ठीक है, maastricht संधि के द्वारा जो यूरोपीय संघ बना, उसमें कितने हैं, 27 कंट्रीज शामिल हैं, ठीक है। तो यह याद रखना कि फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संगठन बना था और उसमें 27 देश मौजूदा वर्तमान में हैं। तो पहले जो आपका सपोर्ट मटेरियल था ना, ये भी बताते कि उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं थी। अब ये नई नई चीज़ें जो घटी हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो सारी चीज़ें क्या इसमें ऐड कर दी गई, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को मिले। शायद अभी नई बुकें आई नहीं है तो उनमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो सपोर्ट मटेरियल है इसमें इसीलिए टाइम लगा तो आने में, शायद यही सारा सब इम्प्रूवमेंट किया इन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग है यूरोपीय संघ के सदस्य देश। अब इसमें कौन कौन से देश जुड़े थे उनके बारे में। यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य, जो पुराने सदस्य हैं कौन कौन से थे, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा देश है ना बेटा जिसकी एजुकेशन लेवल वर्ल्ड में नंबर 1 है। फिनलैंड का जो ये नाम है, ये वर्ल्ड में
बहुत नंबर 1 की एजुकेशन इस पे है वर्ल्ड लेवल में। यही जो कि हमारे जो सीएम है केजरीवाल, जो यहाँ के टीचर्स को भेजना चाहते हैं, जो टीचर है ना उनको यहाँ पे किस लिए, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। टीचर्स वहाँ जाके पढ़ के आएंगे, वहाँ टीचरों से सीखेंगे और सीख के उनसे सीख के आके आपको सिखाएंगे। जो दिल्ली के सारे टीचर्स हैं उनको एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कराने के लिए उन्हें वहाँ भेजा जाता है, वहाँ से वो सीख के और फिर उसके बाद आके यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, जिससे और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, एजुकेशन लेवल और ज़्यादा अच्छा बढ़ने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो ये फिनलैंड भी इसी में है, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 देश जो थे ये 15 कंट्री ओल्ड हैं। ठीक है ना, पुराने सदस्य हैं इसके। ठीक, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया, जिससे ब्रेक्जिट कहा जाता है। अब यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। अब ये भी इंपॉर्टेंट आपको रखना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, देखो कि ये जो ब्रिटेन है ना, एक मिनट, हाँ अब देखो, ये जो ब्रिटेन है यूरोपीय संघ से जून 2016 में अलग हो गया, इसने वोटिंग करा ली थी, ठीक, और निर्णय लिया और जिसे कहा गया ब्रेक्जिट। ठीक, और ये यूरोप जब अलग हुआ तो उसे ब्रेक्जिट कहा गया। अब ये यूरोप संघ का सदस्य नहीं है। ठीक है ना, जनवरी 2020 में यह यूरोपीय संघ से अलग हो गया और यह पुराने सदस्यों में से एक सदस्य देश था। अब जनवरी 2020 में यह पूरी तरह से अलग हो गया, उसमें वोट कराया था, उसके बाद अलग हो गया और पुराने सदस्यों में से ये एक था, ब्रिटेन। यूरोपीय संघ के नए सदस्य एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवेनिया। नाम भी मतलब थोड़ा सा याद रखना है, 2-4 बार इसको सुन के या फिर लिख के आप रिपीट कर लेना। ये सदस्य देश हैं। तो उधर तो 15 थे जिसमें से एक चला गया था, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक हो गए 27 देश। 13 ये, 14 वो, 15 में से एक वो ब्रिटेन चला गया था तो 27 हो गए। ठीक ना, अब ये पूरे यूरोपीय सदस्य देश वर्तमान में 27 है, वरना अगर ब्रिटेन होता तो 28 हो जाते। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या था, ये चीजें पूछ लेता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या उद्देश्य था यूरोपीय संघ बनाने का, जो उद्देश्य था क्यों बनाया गया। भाई अगर आपसे कोई काम होता, आप अगर मतलब घर में रह रहे हो तो आप अलग रहने लगे, तो भाई क्यों रहे, आपको फायदा क्या है या नुकसान क्या था वहाँ पे, तो ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा एक समान विदेशी नीति व सुरक्षा नीति। अब ये चाहते थे कि उनकी एक समान विदेशी नीति हो और एक समान सुरक्षा नीति हो। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, एक समान मुद्रा का चलन। अब इनका जो यूएनओ बना, यूनियन संघ जो इसका बना, ठीक है, इसमें क्या हो गया कि ये चाहते थे जितने देश इसमें आए तो इनका क्या हो कि एक ही, अब जैसे डॉलर चलता है तो सबके यहाँ चले, अब इंडिया का क्या है रुपया है तो सबके यहाँ चले, जितने इसके ग्रुप में आ जाएं। ठीक है, और जो भी इनकी विदेश नीति हो सबकी एक ही समान हो। और वीजा मुक्त आवागमन, अब जितने देश हैं मान लो 15 20 27 देश हो गए, अब ये आपस में बिना वीज़ा के आवाजाही कर सकते हैं, ताकि जो वीज़ा लगा के आने जाने में इनको कोई दिक्कत ना हो। बिना वीज़ा के आएंगे जाएंगे तो आसानी से आ जा सकते हैं, नहीं तो बहुत होता है कि उसमें एजेंट्स वगैरह होते हैं, वीज़ा लेने में भी पैसे बहुत ज़्यादातर देखो अपने यहाँ से दुबई सऊदी लोग जाते हैं, ठीक है ना, कमाने जाते हैं, तो वो कहते हैं वीज़ा लगाना है, तो पैसा लगा के वीज़ा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ काम कुछ और करना पड़ जाता है, तो बहुत सारी दिक्कत है। और वीज़ा फ्री है तो अपना जाके आराम से, जैसे गाँव से हम लोग यहाँ चले आते हैं, यूपी से आ गए, हरियाणा से आ गए, और मतलब दिल्ली बम्बई कहीं पे भी आना जाना होता तो कोई वीज़ा वाली बात तो होती नहीं। नेपाल भी इवन इंसान बिना वीज़ा के ही जाता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही यूरोपीय संघ की विशेषता, अब यूरोपीय संघ की कहता है कि विशेषता क्या है उसको बताओ। भाई अब तो क्वालिटी बतानी पड़ेगी ना, क्यों ऐसा हुआ। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जहाँ होना था वो, उसके बाद इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल रूप धारण कर लिया, अब पॉलिटिकल बेस पे आ गई है। अब यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा हो गई। इसने सब चीज़ अपना बनाना शुरू कर दिया, अपना एक झंडा बना लिया, गाना बना लिया अपना, जैसे राष्ट्रगान हमारा होता है,
और स्थापना दिवस बना लिया कि कब इनकी स्थापना हो गई, अपनी एक मुद्रा बना ली। तो क्या क्या चीज़ बनाई, झंडा, गान और दिवस और मुद्रा। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली। अब इसने जैसा कहा था कि अपनी साझी एक जैसी विदेश नीति और एक जैसा सुरक्षा नीति बना ली। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। आप अगर फ्लैग देखोगे, ऐसा फ्लैग होगा ना, ठीक है, उसमें लाइक ऐसे करके आप देख लेना, वहाँ पर बुक में आपको दिया होगा, ठीक है। अब स्टार, ठीक, ऐसे ही करके मतलब 12 टोटल 12 स्टार ऐसे दिए होंगे, ठीक है। तो ये इनकी एकता का प्रतीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि इन्होंने क्या क्या बना लिया, अपना गाना बना लिया, स्थापना दिवस बना लिया, एक मुद्रा बना ली, और इसमें क्या, इसका जो 12 सोने के सितारे हैं, इससे क्या होता है, पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक हो गया ये। अगली है यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं। कह रहे हैं कि उनकी कौन कौन से कारण थे, मतलब किन किन वजहों से वो इतना ताकतवर बना, यूरोपीय संघ जो था वो इतना पावरफुल कैसे बना, उसके कारण बताओ या उसकी विशेषता बताओ। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा था। 2005 में अमेरिका से भी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन था, मतलब जीडीपी कह सकते, जीडीपी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो, उसकी मुद्रा क्या है, यूरो। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई थी। अब यूरो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा था, तो अमेरिकी डॉलर क्या है, अब जो रुपया ज़्यादा महंगा अब हमारा ही कंट्री का है, अगर डॉलर से ज़्यादा बड़ा होने लगे तो क्या होगा, वो डॉलर की वैल्यू घटने लगेगी। तो इंडिया का रुपये, पहले ऐसा था, इंडिया के रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा थी, डॉलर की कम थी, लेकिन धीरे धीरे अब डॉलर ज़्यादा हो गया, इंडिया के रुपए की वैल्यू कम हो गई। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। अब अमेरिका से भी ज़्यादा है विश्व व्यापार में इसकी साझेदारी। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर है। जो इसकी आर्थिक शक्ति है, जो पैसे की मतलब इसकी इनकम है, व्यापार करता है, इससे कहाँ कहाँ है, यूरोप में तो है ही, एशिया है, अफ्रीका तक है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ये फ्रांस जो है इसका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है, और इसी के चलते क्या है कि सबको ये नीतियों को प्रभावित। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है, इसीलिए उसे स्थायी सदस्य बना दिया गया, क्योंकि उसके पास ताकत है। अब जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास क्या है, डंडा, लाठी, यही सारी चीज़ है, और किसी के पास बंदूक है। अब जिसके पास बंदूक होगी तो उसी को क्या करेंगे, उसका सदस्य हेड बना देंगे। तो ठीक इसके पास परमाणु बम है, इसलिए इन्हें क्या किया, स्थायी सदस्य बना दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, मतलब नेशनल लेवल पे, अगर ये चाहे तो किसी भी उसमें मामले में दखल अंदाजी कर सकता है, या मतलब किसी को राय दे सकता है, कुछ भी राजनीतिक पॉलिटिकल लेवल में ये आ सकता है। अब आती है बात यूरोपीय संघ की कमजोरी या सीमाएं। भाई ताकत के साथ साथ कुछ ना कुछ तो कमजोरी होगी इसकी, ठीक है। इतना तो पावरफुल नहीं होगा कि हाँ पूरी जगह इसकी पावर चल रही होगी, कहीं ना कहीं तो कमजोर हो गई। तो क्या है कमजोरियाँ, लिमिटेशंस क्या हैं, हद क्या है, वहाँ तक देख सकते हैं। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे इराक पर हमले के मामले में, ठीक है। अब इनके साथ साथ इनके जो सदस्य देश हैं उनकी भी अपनी अपनी विदेश नीति है। अब जैसे इसने सोचा कि इराक पे एकजुट करके हमला कर दे, तो नहीं, कई लोग पीछे हट गए, नहीं हमारी ऐसी नीति नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर हमला करें, वहीं ये परेशान हो जाते हैं, तो अब साथ नहीं दे पाते। कहने का मतलब यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी। अब इसमें से कुछ नाराजगी भी, अब भाई कुछ लोग अगर कहते हैं ना सभी को सब क्या कहते हैं खुश नहीं रख सकते, कुछ तो नाराज रहेंगे। वही चीज़ है कि मतलब सभी लोगों को हम खुश नहीं रख सकते, कुछ तो लोग नाराज होंगे ही होंगे। तो ऐसे ठीक है यहाँ पे, अब वो चाहे
डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्टिस संधि और साझी साझी यूरोप मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया। अब इसमें से दो देश आ गए, ठीक है, डेनमार्क और स्वीडन। डेनमार्क हो गया और ये स्वीडन हो गया, ठीक है। इसने मॉस्टिस संधि क्या क्या मानने को मना कर दिया और साझी यूरोपीय मुद्रा जो यूरो है उसको मानने से इनकार कर दिया। तो ये याद रखना, ठीक है, मानने का विरोध किया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे। अब यूरोपीय संघ क्या थे कि सदस्य थे क्योंकि वहीं से अलग हुए थे, तो उनका क्या था कि अमेरिका से गठबंधन था। ये भी इसकी कमजोरियां थी, सीमाएं थी, लिमिटेशन थी। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया, जिसे ब्रैकेट्स कहा जाता है, जिसे ब्रैकेट कहा जाता है। ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, नहीं तो बताया था जैसे कि आपको कि वो 28 हो जाते, अभी 27 है। तो ये सारी इनमें कमियां थी, ये सब अलग हो गए और ये अमेरिका में ही मिल गए जाके वापस। अब उसके बाद आता है दक्षिण यूरोपीय एशियाई राष्ट्रों का संगठन मीन्स आसियान। अब ये आसियान आ गया। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। अगस्त 1967 में 67 में कहाँ? बैंकॉक, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर इन्होंने साइन किया था, हस्ताक्षर करके किसका निर्माण किया? आसियान का स्थापना की, ठीक है। इन पांचों देश को आसियान का संस्थापक कहा जाता है। तो आसियान का संस्थापक का देखा जाएगा तो किनका नाम आएगा आसियान के संस्थापक में? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है ना। इनको इसका एक तरह से मतलब संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। एक तरह से क्या मतलब है ही संस्थापक ये। और इन 5 देशों को आसियान का संस्थापक कहा जाता है। अब इन्हें अगर कोई पूछता है कि इनके मतलब 5 देश कौन से हैं, तो 5 देश हमारे पास ये हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने बैंकॉक पत्र पे हस्ताक्षर किया था और किसकी स्थापना कर दी? आसियान की। तो यही पांचों देश इसके संस्थापक देश हैं। बाद में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को शक्ति को शामिल किया गया, ठीक है ना। अब ये बाद में आने वाले कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5, 5 देश ये हो गए और इनकी सदस्य की संख्या 10 हो गई। 5 तो पुराने थे जिन्होंने इसे बनाया और 5 इसमें और फैमिली मेंबर बन गए, ठीक है ना, एक ग्रुप के मेंबर बन गए एक तरह से, ठीक। अब इसमें संगठन इनका हो गया, टोटल कितने देश हो गए? 10। किसमें? आसियान में 10 देश हैं। आसियान के सदस्य देश, संस्थापक देश अलग हो गए, नए देश अलग हो गए, ठीक है, जैसा मैंने कहा, ठीक है। अब ये 5 और ये 5 मिला के 10, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है ना। इस तरह से आप भी बना के इसको याद कर सकते हो। यहाँ लिख लेना नए सदस्य और यहाँ पे संस्थापक मतलब, और संस्थापक इसकी स्थापना कब हुई थी यहाँ लिख लेना 1967 में बैंकॉक संधि में। आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य सदस्य देश के आर्थिक विकास को तेज करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। मतलब आपस में व्यापार करना शुरू कर दें, जो कमज़ोर देश हैं जिनकी मतलब आर्थिक कमजोरी चल रही है उनको सपोर्ट करें ताकि वो भी क्या कर ले, तरक्की करें। अब जैसे कि उन्होंने अलग से ग्रुप बनाया था, ठीक है ना, पीछे यूरोपीय संघ ने बना लिया, उन्होंने उनसे अलग होकर अपना एक अलग देश वो संगठन बनाया जिससे कि उनके देश का क्या हो, अच्छे से तरक्की कर सके, उनके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथी जो हैं ग्रुप में मिले हुए सबकी। ठीक इसी तरह से आसियान देशों में भी 10 देश मिलके ये भी अपने आपस में मेलजोल करके मेल मिलाप करके तरक्की के लिए चले थे। जैसे आसियान शैली क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आसियान शैली पे क्वेश्चन बन जाता है। अनौपचारिक,
टकराव रहित असहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। इनका क्या था? अनौपचारिक टकराव रहित, ठीक है, कोई मतलब ऐसा टकराव ना हो कि मतलब फालतू में लड़ाई झगड़ा कर ले, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा करके इन्होंने क्या किया, पूरे मतलब संगठन में हर एक चीज़ में इन्होंने बहुत ज़्यादा यश कमाया, मतलब नाम, बहुत इनका नाम हुआ कि ये लोग बहुत अच्छे से, अब जैसे कुछ ग्रुप होते हैं परिवार के, ठीक है ना, अब वो बहुत परिवार मतलब एकजुट होके 4-5 भाई होते हैं और आपस में मिल के बहुत तरक्की कर रहे होते हैं, तो सब उसका नाम करते हैं, कहते हैं देखो कितना तरक्की कर रहे हैं सब मिल के, 1-1 रुपये कमा रहे तो उनका 5 रुपये हो रहा है, और बाकी सब जो अलग रह रहे हैं उनका क्या हो रहा है, 1 ही रुपये होता है, ठीक है। तो जब इकट्ठा हो गए तो वो क्या आपस में तालमेल करके बहुत तरक्की कर रहे हैं, और यहाँ पे सब 1 ही रुपये में रह जा रहे हैं, तो कहाँ से, जब जरूरत 5 रुपये की तो 5 रुपये होंगे नहीं उनके पास, तो इसीलिए इनका यश हुआ बहुत। इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा। अभी एक दूसरे का ये क्या सहयोग करने लगे थे और ये खूब तरक्की करने लगे, और इसी में बहुत ज़्यादा इनका नाम हो गया, और इसी शैली को क्या कहा गया, आसियान शैली का। आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ, इसके मतलब प्रमुख स्तंभ, इंपॉर्टेंट पिलर्स जिनको कहा जाता है, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 समुदाय इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सुरक्षा के लिए, आसियान सदस्यों की जो सुरक्षा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आर्थिक उनकी कमजोरी है, कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय में भी वो सपोर्ट करने लगे। जैसे आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्र विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है, ठीक है। ये कहता है कि मतलब अगर आपसी टकराव है तो इसे सैनिक टकराव तक ना ले जाके इसे आपस में बैठ के सुलझा लिया जाए, मतलब बात मशवरा करके। जैसे कि अब सपोज गांव में कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है 2 लोगों में, तो गांव के प्रधान आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई, जैसे बड़े मुखिया कोई है तो वो समझा देंगे, भाई देखो इसे जेल अदालत तक ना ले जाओ, यहीं तक थाने से पहले यहीं समझा लो तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ जाके फालतू का ही झगड़ा लड़ाई और सारी चीज़ केस मुकदमा बढ़ता है तो फालतू खर्चा होगा। तो वही चीज़ ये कि सैनिक टकराव तक ले जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, और आपस में सहमति करके समझाते हैं। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार, उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। वही चीज़ें हैं कि एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, हमारे यहाँ जो चीज़ है, अगर तुम्हारी डिमांड है हम तुम्हें सप्लाई कर देते हैं, तुम हमें सप्लाई कर दो, एक दूसरे देश में व्यापार अच्छे से होता रहे ताकि हम लोग तरक्की करें। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत सहयोग का बढ़ावा दे। मतलब आपस में लड़ाई करने से ज़्यादा है कि उनको महत्व रखता है कि आपस में वो तालमेल करके उस चीज़ को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएं। आसियान क्षेत्रीय मंच, अब कह देंगे आसियान का क्षेत्रीय मंच क्या। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। अब इन्हें मतलब एक जगह चाहिए, क्षेत्रीय मंच बने जहाँ सारे देश इकट्ठा होकर एक जगह, मतलब हेड ऑफिस तरह से बना दिया, वहाँ सारे लोग इकट्ठा होकर वहीं सारी बातचीत होगी, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों का तालमेल बनाना है। आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति, खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। मतलब चीन और भारत जैसे तरक्की कर रहे हैं देश, इनके साथ वो तालमेल ज़्यादा बनाना चाहते हैं, जो उभर के आ गए हैं, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं ना, वही वाली बात है। तो ये इससे तालमेल व्यापार करना चाहते थे। आसियान ने निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई। 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई और 2014 से लुक ईस्ट की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। अब इन्होंने क्या किया कि पूर्व 1991 के बाद भारत ने क्या किया, पूर्व की ओर देखो की नीति अपना ली, और 2014 से लुक ईस्ट नीति को अपनाया, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। भारत ने आसियान के सदस्य देश सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। अब इनके साथ तालमेल कर लिया मुक्त व्यापार का। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, जो 1 जनवरी 2010 से लागू हो गया। तो भारत ने भी इसमें तालमेल किया और 2010 1 जनवरी से लागू हो गया। ये आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श
करने की नीति थी। आसियान के बेस पे ही जैसे कि आसियान की ताकत सदस्य देश से क्या है कि सहभागी सदस्य और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद, मतलब बातचीत चलती रहे, परामर्श लेते रहे। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने भी यही किया था कि मतलब आना जाना और देशों के साथ और उनसे परामर्श, उनसे सहयोग, बातचीत। तो इसीलिए ज़्यादातर क्या है कि वो विदेश से मतलब आवाजाही और विदेशी यात्रा, उनसे बातचीत, मेल मिलाप ये लोग करते रहते हैं। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। एकमात्र ऐसा देश है जो एशियाई संगठन देशों को और जो महाशक्तियां उन सबको एक जगह मंच प्रदान करता है जिससे वो बातचीत कर सकते हैं। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। आसियान ने कंबोडिया के जो टकराव थे उसको समाप्त कर दिया। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आसियान ने ही किया है, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का समझौता किया तथा पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्यनीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की। अब इन्होंने पूर्व की ओर देखो की नीति को नाम बदल के क्या कर दिया, पूर्वोत्तर कार्यनीति कर दिया। अब इन्होंने मतलब कार्य को नाम चेंज करके कर दिया। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ये आपको देखो कितनी चीज़ें, ये जो पहले नहीं थी ये अब सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हैं। जो नया हमारा ये आया हुआ है सपोर्ट मटेरियल, बहुत चीज़ें इसमें एडवांस ऐड की गई है। जैसा कि देख रहे हो इसमें जो इस बार जो उसमें गणतंत्र दिवस पे थे मुख्य अतिथि के रूप में ये आए थे, ठीक है ना। 18 में ये आए हुए थे सारे आसियान देश के मुख्य सदस्य। 18 में सिंगापुर में हुए 33वें आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2020 को वर्चुअल आयोजित किया गया, क्योंकि उस टाइम में कोरोना चल रहा था। तो कोरोना में क्या है कि डायरेक्ट मतलब बैठे तो नहीं हो सकती, ऑनलाइन ही ये किया गया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना कि ये जो 17वें आसियान और भारत शिखर सम्मेलन में 12 नवंबर 2020 को किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद हम आता है ब्रिक्स। ब्रिक संगठन जो था BRICS, ठीक है ना। पहले ब्रिक था, बाद में एस बाद में इसमें जुड़ गया, बाद में इसमें जो कि एस जोड़ा गया है, ठीक है। पहले यही खाली इतने देश थे, 4 देश, और बाद लास्ट में ये साउथ अफ्रीका इसमें आके मिल गया, तो ये हो गया ब्रिक्स हो गया, ठीक है ना। जैसे B फॉर ब्राज़ील, ये B हो गया, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। 5 देशों का समूह है जो विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में की गई थी। 2006 में इसकी जो है कि स्थापना रूस में की गई है। वर्ष 2009 में अपनी प्रथम बैठक में दक्षिण अफ्रीका के समावेश के बाद ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। और ये कब आया था, 2009 में, याद रखना 2009 में ये एस इसमें मिल गया था तो ब्रिक्स हो गया था। ब्रिक्स सदस्य देश। ब्रिक्स शब्द क्रमशः ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका को संदर्भित करता है, जैसा अभी बताया मैंने। ब्राज़ील, रशिया, उसके बाद है I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ये सारे 5 देश हैं। ब्रिक्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य, किन कारणों के लिए ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, जैसे हमने अभी लास्ट में पढ़ा था उसका, इससे पहले जो संगठन हमने पढ़े थे यूरोपीय संघ वगैरह का, तो उनका क्यों हुई थी, ठीक है। तो वैसे ही इसका भी उद्देश्य है कुछ। प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियां तथा परस्पर समानता में हस्तक्षेप ना करना, मतलब किसी के आंतरिक नीति में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, मतलब कह सकते हैं ना कि एक घरेलू मामला है तो उसमें हम हाथ नहीं इंटरफेयर नहीं कर सकते, मतलब कोई भी विवाद नहीं कर सकते, बीच में जाके नहीं टांग नहीं अड़ा सकते कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। इसके सदस्य देशों के मध्य आर्थिक व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना, जैसे इनसे व्यापार और आर्थिक सहयोग करना, बढ़ावा देना। सदस्य देशों के बीच पारस्परिक आर्थिक लाभ का वितरण
करना। अब आर्थिक लाभ का वितरण कैसे हो गया, जैसे कि कोई एक फसल हमारे देश में ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, तो हम उससे खरीद सकते हैं और ले सकते हैं, जिससे सबका खर्चा चलता रहे, सबकी ज़रूरतें पूरी होती रहे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में ब्राज़ील में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की थी। तो ये भी याद रखना कि 2019 में जो ब्राज़ील सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, और किसने मतलब अध्यक्षता किसने की थी, तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने की थी। ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन 2020 में रूस में ऑनलाइन आयोजित किया गया। रूस ब्रिक्स का मेज़बान और अध्यक्ष था, और उस टाइम में रूस था। विश्व राजनीति में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने और वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और बहुध्रुवीय दुनिया का एकजुट केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मतलब सबको एकजुट करने के लिए ये क्या है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आता है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ये हेडिंग अलग से दी गई है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ज़रा इसको देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, 13वां ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। ठीक है, उस टाइम में क्या था, कोरोना चल रहा था, तो इसलिए ये ऑनलाइन ही हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, भारत के प्रधानमंत्री ने की थी। इस सम्मेलन का विषय निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग था। काउंटर टूरिज्म एक्शन प्लान आतंकवाद को रोकने के लिए अपनाया गया था। ठीक है, तो ये प्लान था जिसको आतंकवाद को रोकने के लिए अपनाया गया था, और इसी के आतंकवाद के ऊपर भी ज़्यादातर उस पर बात हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में पहली बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई थी, जिसमें तकनीकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना था। 13वां शिखर सम्मेलन ही है जिसमें डिजिटल हेल्थ का इशू रखा गया था, कि मतलब ऐसा किया जाए। डिजिटल हेल्थ सेवा क्या होती है कि जैसे हम फिर उस पर व्हाट्सएप वगैरह पे हम किसी से बात करके सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर होगा, या उनका कोई अलग से कोई साइट होगी जिस पे कॉल करके या फिर वीडियो कॉल से हम उनसे सलाह या दवाई वगैरह चीज़ें मशवरा ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा हमें। तो ये डिजिटल हेल्थ के बारे में उसमें बात हुई थी। वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों पर आम सहमति से चर्चा हुई। पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु भी चर्चा हुई। कह रहे हैं कि वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए मामले में भी चर्चा की गई, और पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए भी इसमें बात सामने रखी गई थी। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसमें दक्षेस, जो शार्क है, शार्क के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स। जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। बाय।